जरा एक स्थिति की कल्पना कीजिए। एक व्यक्ति है, उसने अपनी पूरी जिंदगी की पाई पाई जोड़ी और एक जमीन का टुकड़ा खरीदा। हाँ बिल्कुल, एक आम इंसान का सपना होता है ये। सही बात है। और उसके पास एकदम पक्की रजिस्ट्री है, सारे सरकारी स्टैंप लगे हैं, हर दस्तावेज पर बड़े बड़े अक्षरों में उसका नाम है। लेकिन जब वो इंसान कुछ महीनों बाद उस जमीन पर घर बनाने के लिए पहुंचता है, तो देखता है कि वहां किसी अनजान व्यक्ति ने पहले ही अपना तंबू गाड़ रखा है। और यहीं से सारा का सारा जो असली ड्रामा है वो शुरू होता है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी हैरानी की बात पता है क्या है? जब वो असली मालिक पुलिस या कानून के पास जाता है ना, तो कानून उस कब्जा करने वाले को तुरंत वहां से बाहर निकालने से साफ मना कर देता है। सुनने में ये किसी डरावने सपने जैसा लगता है ना? डरावना तो है, लेकिन दुर्भाग्य से यही हमारी कानूनी व्यवस्था की एकदम जमीनी हकीकत है। तो आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम जमीन के मालिकाना हक और ये जो वास्तविक कब्जा है, इसके बीच चल रहे इसी खौफनाक और उलझे हुए संघर्ष को डिकोड करने वाले हैं। हमारे पास आज चर्चा के लिए सुप्रीम कोर्ट के कई ऐतिहासिक फैसले हैं, जैसे कि रविंदर कौर ग्रेवाल केस, लिमिटेशन एक्ट के बहुत ही पेचीदा प्रावधान हैं, और साथ ही नए भारतीय न्याय संहिता यानी BNSS के कड़े नियम भी मौजूद हैं। हाँ, और हमारा मकसद भी आज यही है कि इस पूरे चक्रव्यूह को आम भाषा में स्पष्ट किया जाए, क्योंकि यहाँ सबसे दिलचस्प या कहूं कि सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जमीन के मामले में सिर्फ कागज पर नाम होना काफी नहीं होता। मतलब सिर्फ रजिस्ट्री करवा लेना काफी नहीं है? बिल्कुल नहीं। लोग अक्सर यही मान लेते हैं कि अगर रजिस्ट्री हो गई तो बस बात खत्म, वो पूरी तरह सुरक्षित है। लेकिन भौतिक सच्चाई यानी जमीन पर असल में काबिज कौन है, वहां रह कौन रहा है, ये एक बहुत बड़ा कानूनी पहलू है जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। तो चलिए इसे समझते हैं, और मुझे लगता है इसे एक बहुत ही आम जिंदगी के उदाहरण से देखना चाहिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म की फर्स्ट डे फर्स्ट शो की एकदम महंगी वाली टिकट खरीदी। अच्छा, ठीक है। उसने पूरे पैसे दिए हैं, उसके पास कंफर्म टिकट है। अब ये टिकट समझ लीजिए उस जमीन की रजिस्ट्री है। लेकिन जब वो व्यक्ति सिनेमा हॉल पहुंचता है, तो वो क्या देखता है कि उसकी सीट पर पहले से ही कोई और इंसान आराम से बैठकर पॉपकॉर्न खा रहा है। क्या बात है, बहुत ही सटीक उदाहरण है ना? तो ये जो दूसरा इंसान बैठा है, ये है उस सीट पर भौतिक कब्जा। अब हाथ में टिकट होने का मतलब ये तो नहीं कि वो इंसान जादू से उस सीट से गायब हो जाएगा, और न ही वो असली टिकट वाला व्यक्ति उस अनजान इंसान का कॉलर पकड़कर उसे सीट से बाहर फेंक सकता है। बिल्कुल नहीं। अगर वो ऐसा करेगा तो हॉल का मैनेजमेंट या बाउंसर उल्टे उसी टिकट वाले व्यक्ति को बाहर निकाल देंगे। एकदम सही। उसे पहले मैनेजमेंट को बुलाना होगा। हाँ, और कानून की नजर में वो कागजी टिकट और उस सीट पर बैठा हुआ इंसान दोनों ही अलग अलग अहमियत रखते हैं। देखो, एक तरफ आपके दस्तावेज हैं, जैसे सेल डीड यानी रजिस्ट्री हो गई, आपका खाता खतियान हो गया, और दाखिल खारिज जिसे हम आम भाषा में म्यूटेशन कहते हैं, जो ये साबित करते हैं कि संपत्ति का असली कानूनी मालिक कौन है। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ कानून ये भी बहुत मजबूती से मानता है कि वास्तविक भौतिक कब्जा यानी एक्चुअल फिजिकल पोजेशन अपने आप में एक बहुत बड़ी हकीकत है। जरा सोचिए, अगर किसी परिवार का किसी जमीन पर 1926 से या कई पीढ़ियों से कब्जा चला रहा है। ऐसे बहुत से मामले होते हैं पुराने घरों के। हाँ, और अचानक कोई व्यक्ति 100 साल पुराना कागज लेकर आ जाए और कहे कि अरे ये जमीन तो मेरी है, तो कानून उस काबिज परिवार को रातों रात या जबरदस्ती वहां से बाहर नहीं निकाल सकता। सुप्रीम कोर्ट ने इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाम मनोहर लाल के एक बहुत ही मशहूर मामले में यह स्पष्ट किया था। क्या कहा था कोर्ट ने उसमें? कोर्ट ने साफ कहा था कि कागज सिर्फ एक कानूनी दावा है, लेकिन जमीन पर जो भौतिक कब्जा है ना, वो एक जीती जागती हकीकत है। उसे आप सिर्फ एक कागज के टुकड़े के आधार पर एकदम से झुठला नहीं सकते। लेकिन यार, अगर हम एक आम इंसान के नजरिए से सोचें तो ये पूरी तरह से अन्याय लगता है। मतलब जिसके पास कागज हैं, जिसने सरकार को खून पसीने की कमाई से टैक्स दिया है, स्टैंप ड्यूटी दी है, उसे अपनी ही चीज वापस पाने के लिए कोर्ट कचहरी के धक्के खाने पड़ेंगे। ये सुनकर तो कोई भी अपना सिर पकड़ लेगा। ये निराशा और जो गुस्सा है वो बहुत स्वाभाविक है, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन अगर हम इसे थोड़े व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो कानून को सिर्फ एक व्यक्ति का फायदा नहीं देखना होता। तो कानून क्या देखता है फिर? कानून को पूरे समाज की शांति और जो एक व्यवस्था है वो भी बनाए रखनी होती है। जरा सोचिए, अगर कानून इस तरह से काम करने लगे कि कोई भी व्यक्ति पुराना कागज लाकर किसी भी बसे हुए घर को रातों रात खाली करवा ले, तो समाज में कितनी बड़ी उथल-पुथल मच जाएगी। हाँ, सड़कों पर तो रोज लड़ाई झगड़े होने लगेंगे। बिल्कुल। इसीलिए कानून ये संतुलन बनाता है कि मालिकाना हक और कब्जा इन दोनों की अदालत में एकदम निष्पक्ष सुनवाई हो।
पहले तय हो कि सच्चाई क्या है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब लोग ये सुनते हैं कि कानून कब्जा करने वाले को इतनी अहमियत देता है, तो एक बहुत ही आम धारणा सामने आती है। 12 साल का नियम। ओहो, ये तो सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला विषय है। हाँ, अक्सर लोग चाय की दुकानों पर चर्चा करते हैं कि भाई अगर कोई किसी खाली पड़ी जमीन पर जाकर बस जाए और 12 साल तक वहां से न हिले तो वो जमीन उसी की हो जाती है। मुझे आप ये बताइए, क्या सच में किसी की करोड़ों की संपत्ति हड़पना इतना आसान है? क्या ये नियम एक तरह से जमीन हड़पने वालों को इनाम नहीं दे रहा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई कहीं भी गया, तंबू गाड़ दिया और 12 साल बाद वो रातों रात मालिक बन गया। लिमिटेशन एक्ट 1963 के आर्टिकल 65 के तहत इस नियम को प्रतिकूल कब्जा या एडवर्स पोजेशन कहा जाता है। एडवर्स पोजेशन? हाँ, लेकिन इसकी शर्तें इतनी ज्यादा सख्त हैं कि उन्हें अदालत में साबित करना लोहे के चने चबाने जैसा है। इतना आसान नहीं है। अच्छा, तो जरा उन शर्तों को स्पष्ट रूप से समझाइए हमारे सुनने वालों को। ये कैसे तय होता है कि कौन सा कब्जा इस 12 साल के नियम में आएगा और कौन सा नहीं? इसके मुख्य रूप से 3 सबसे अनिवार्य शर्तें हैं। कानूनी भाषा में इन्हें नेक वी, नेक क्लेम और नेक प्रिकारियो कहा जाता है। पहली शर्त यह है कि कब्जा पूरी तरह से खुला यानी ओपन और दुनिया के सामने होना चाहिए। मतलब कोई छुप छुप कर या रात के अंधेरे में जमीन का इस्तेमाल करके मालिक नहीं बन सकता। एकदम सही। कब्जा नोटोरियस होना चाहिए। दूसरी शर्त है कि कब्जा लगातार होना चाहिए यानी कंटिन्यूअस। उन 12 सालों के बीच में कोई ब्रेक या अंतराल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और तीसरी शर्त? तीसरी और सबसे अहम शर्त यह है कि ये कब्जा असली मालिक की अनुमति के बिना और पूरी तरह से उसके खिलाफ होना चाहिए। इसे एनिमस पोजेशनडी कहते हैं, यानी मालिकाना हक का इरादा। कब्जा करने वाले के मन में यह स्पष्ट इरादा होना चाहिए कि वो असली मालिक के टाइटल को चुनौती दे रहा है। असली मालिक को चुनौती देने से आपका क्या मतलब है? थोड़ा आसान भाषा में बताएंगे। मतलब ये कि कब्जा करने वाला व्यक्ति छुप नहीं रहा है। वो खुलेआम उस जमीन पर निर्माण कर रहा है और उसका रवैया ऐसा है कि हाँ, ये जमीन अब मेरी है। और असली मालिक को भी ये पूरी जानकारी होनी चाहिए कि भाई कोई इसकी जमीन पर कब्जा करके बैठा है। और फिर भी वो चुप रहे? बिल्कुल, मालिक को पता है, फिर भी वो 12 साल तक कोई कानूनी कदम ना उठाए और चुपचाप बैठा रहे। इस पर 2019 में सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला आया था। रविंदर कौर ग्रेवाल बनाम मंजीत कौर का मामला। उस मामले में क्या हुआ था? मैंने इसका नाम तो सुना है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी बात कही थी। अदालत ने माना कि जब 12 साल से ज्यादा समय तक असली मालिक ने कोई कानूनी विरोध नहीं किया, तो कब्जा करने वाले का अधिकार इतना पुख्ता हो गया कि वो खुद कोर्ट जाकर कह सकता है कि अब कागजों पर भी मेरा नाम दर्ज किया जाए। बाप रे! मतलब वो खुद केस कर सकता है? हाँ, अदालत ने साफ कहा कि एडवर्स पोजीशन सिर्फ एक ढाल नहीं है जिससे कब्जा करने वाला खुद को बचाता है, बल्कि ये एक तलवार भी है जिसका इस्तेमाल करके वो खुद मालिकाना हक मांग सकता है। ये तो सच में बहुत डरावनी बात है उन लोगों के लिए जो अपनी जमीनें खरीद कर खाली छोड़ देते हैं। लेकिन रुकिए, यहाँ मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल आ रहा है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपना घर किसी किराएदार को रहने के लिए दिया है। ठीक है। और वो किराएदार 15-20 साल से उसी घर में आराम से रह रहा है। तो क्या वो किराएदार भी कल को कोर्ट जाकर ये तलवार चला सकता है कि अब ये घर मेरा है? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है और इसका जवाब सुनकर बहुत से मकान मालिकों को राहत मिलेगी। इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। ज्योति शर्मा बनाम विष्णु गोयल और कई अन्य मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्थिति पूरी तरह साफ कर दी है। मतलब किराएदार मालिक नहीं बन सकता? कभी नहीं। अगर कोई व्यक्ति किसी घर या जमीन पर मालिक की सहमति से रह रहा है, जैसे कि एक किराएदार, तो उसका कब्जा कभी भी प्रतिकूल या असली मालिक के खिलाफ नहीं माना जा सकता। किराएदार चाहे 50 साल वहां रहे, वो किराएदार ही रहेगा। और जो लोग जबरदस्ती घुस जाते हैं उनका क्या? इसी तरह अगर कोई घुसपैठिया या ट्रेसपासर जबरदस्ती किसी जमीन पर घुस जाए तो सिर्फ 12 साल गुजार लेने से वो मालिक नहीं बन जाता। जैसा कि कर्नाटक बोर्ड ऑफ वक्फ मामले में साफ किया गया था, उसे साबित करना होगा कि उसने खुलेआम चुनौती दी थी। समझ गई। मतलब अगर कब्जा मालिक की मर्जी से है या चुपचाप किया गया है तो कोई खतरा नहीं है। लेकिन ये पूरी व्यवस्था फिर भी बहुत सुस्त लगती है। हमने ये तो मान लिया कि कानून कब्जा करने वाले को एकदम से नहीं हटाता, लेकिन अगर किसी असली मालिक को पता चलता है कि उसकी जमीन पर किसी ने अवैध कब्जा कर लिया है, हाँ, तो वो व्यक्ति खुद अपने दोस्तों को या बाहुबलियों को लेकर वहां क्यों नहीं जा सकता?
वो खुद ताकत का इस्तेमाल करके उस कब्जा करने वाले का सामान बाहर क्यों नहीं फेंक सकता? आखिरकार जमीन तो उसके पैसों की है। देखिए, अगर हम इसे एक बड़े समाज के नजरिए से देखें तो सोचिए कि अगर हर व्यक्ति अपनी संपत्ति वापस पाने के लिए खुद ताकत का इस्तेमाल करने लगे तो क्या होगा? वही कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी। बिल्कुल। हर रोज सड़कों पर खून खराबा होगा, प्राइवेट सेनाएं बन जाएंगी। इसी अराजकता और जंगल राज को रोकने के लिए कानून असली मालिक को भी ताकत का इस्तेमाल करने से सख्ती से रोकता है। हमारे देश में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 नाम का एक कानून है। ये क्या कहता है? ये कानून मालिकाना हक से भी ज्यादा दखल यानी पोजीशन को प्राथमिकता देता है। ये तो वही बात हो गई कि कानून बेईमान इंसान को बचा रहा है। अगर कोई किसी की जमीन पर कब्जा करता है और असली मालिक उसे जबरदस्ती निकाल दे तो क्या कानून असली मालिक को सजा देगा? तकनीकी रूप से हाँ। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत अगर किसी व्यक्ति को, चाहे वो अवैध रूप से ही क्यों ना रह रहा हो, उसकी सहमति के बिना और बिना कानूनी प्रक्रिया के जमीन से जबरदस्ती हटाया जाता है तो वो कब्जा करने वाला 6 महीने के भीतर कोर्ट जा सकता है। और कोर्ट क्या करेगा? और सबसे हैरानी की बात यह है कि उस समय कोर्ट ये बिल्कुल नहीं देखेगा कि जमीन का असली मालिक कौन है। कोर्ट सिर्फ ये देखेगा कि क्या उस व्यक्ति को बिना कानूनी प्रक्रिया के जबरन निकाला गया। अगर हाँ, तो कोर्ट वापस उसी अवैध कब्जा करने वाले को जमीन पर बैठा देगा। हे भगवान, मतलब असली मालिक को खुद ही सजा मिल गई। हाँ, क्योंकि इसका एकमात्र मकसद समाज में शांति बनाए रखना है और लोगों को कानून अपने हाथ में लेने से रोकना है। मालिक को कोर्ट में पोजेशन सूट या टाइटल सूट दायर करना चाहिए, वो खुद पुलिस नहीं बन सकता। कानूनी रास्ता। लेकिन हम सब जानते हैं कि भारत में कोर्ट केस सालों साल चलते हैं। एक आम इंसान के पास इतना पैसा, समय और धैर्य कहाँ है? क्या ये कानून एक तरह से बेईमान लोगों को बढ़ावा नहीं दे रहा है? ये तो उन्हें एक सुरक्षा कवच दे रहा है कि तुम कब्जा करो, मालिक तुम्हें छू नहीं सकता, और कोर्ट केस तो 20-30 साल चले रहा है। मैं आपकी इस कुंठा और निराशा से पूरी तरह सहमत हूं और सच कहूं तो यही हमारी कानूनी व्यवस्था की सबसे बड़ी आलोचना रही है। लेकिन यहाँ एक बहुत अच्छी खबर भी है। अब हालात थोड़े बदल रहे हैं। अच्छा, कैसे? पहले क्या होता था कि अगर जमीन पर कब्जा हो जाए तो पुलिस अक्सर इसे सिविल मैटर या दीवानी मामला बताकर पल्ला झाड़ लेती थी और कहती थी कि आप कोर्ट जाइए। लेकिन अब जो नए आपराधिक कानून आए हैं, भारतीय न्याय संहिता या कहें BNS, उसने इस पूरी तस्वीर को काफी हद तक बदल दिया है। तो क्या पुलिस अब तुरंत कार्रवाई करेगी इन मामलों में? बिल्कुल करेगी। इन नए कानूनों ने जमीन के अपराधों को बहुत गंभीरता से लिया है। BNS की धारा 329 अब जबरन जमीन या घर में घुसने को एक गंभीर आपराधिक मामला यानी क्रिमिनल ट्रेसपास मानती है। और जो लोग जाली कागज बनाते हैं, अगर कोई जाली दस्तावेज या फर्जी रजिस्ट्री बनाता है तो धारा 336 के तहत वो भी एक बहुत बड़ा अपराध है। साथ ही धारा 351 के तहत धमकाने के मामले भी दर्ज होते हैं। मतलब अब पुलिस मना नहीं कर सकती? नहीं, अब इन नई धाराओं के तहत उन्हें तुरंत कार्रवाई करनी पड़ती है और इसमें भारी जुर्माने के साथ साथ कड़ी जेल की सजा का प्रावधान है। यानी अब अवैध कब्जा करना सिर्फ दो पक्षों के बीच का कोई साधारण विवाद नहीं रहा, बल्कि ये सीधे तौर पर एक बड़ा आपराधिक मामला बन गया है। चलिए, ये सुनकर थोड़ी राहत मिली। हमने ये तो समझ लिया कि अगर कोई बाहुबली किसी खाली जमीन पर कब्जा कर ले तो उसे कैसे हटाया जाए। लेकिन मुझे लगता है सबसे ज्यादा सिरदर्द तो वो मामले होते हैं जहां धोखा जमीन पर नहीं बल्कि कागजों में होता है। आप डबल सेल वाले मामलों की बात कर रही हैं, राइट? हाँ, बिल्कुल। वो डबल सेल वाले मामले। ये मामले अदालतों में बहुत बड़ी संख्या में आते हैं और मैं कहूंगी कि ये सबसे ज्यादा उलझे हुए होते हैं। इसे भी एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी एयरलाइन ने एक ही फ्लाइट की एक ही सीट दो अलग अलग यात्रियों को बेच दी। बहुत आम बात है ये तो एयरलाइंस में, है ना? अब पहले यात्री ने टिकट खरीदा, लेकिन वो एयरपोर्ट के लाउंज में ही सोता रह गया और प्लेन तक पहुंचा ही नहीं। दूसरे यात्री ने भी उसी सीट का टिकट खरीदा। वो सीधा प्लेन में गया, अपनी सीट पर बैठ गया और प्लेन ने उड़ान भर ली। बिल्कुल। जमीन के मामलों में भी अक्सर ऐसा ही होता है। एक बेईमान मालिक किसी को जमीन बेचता है। पहला खरीदार रजिस्ट्री तो करा लेता है, लेकिन ना तो सरकारी रिकॉर्ड में अपना नाम बदलवाता है और ना ही जमीन पर कोई बाउंड्री वॉल बनाता है। हाँ, बस कागज अलमारी में रख देता है। वही तो। फिर वही धोखेबाज मालिक चुपचाप वही जमीन किसी दूसरे व्यक्ति को बेच देता है। दूसरा व्यक्ति पैसे देता है, जमीन पर जाकर घर भी बना लेता है। अब सालों बाद जब पहला खरीदार जागता है और अपने कागज लेकर आता है, तो कानून किसका साथ देगा?
दोनों के पास तो पक्के कागज है। ये एक बहुत ही जटिल स्थिति है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 19B के तहत इसे सुलझाने के लिए कानून एक विशेष सिद्धांत का इस्तेमाल करता है, जिसे सब्सिक्वेंट बोनाफाइड परचेजर कहा जाता है। सब्सिक्वेंट बोनाफाइड परचेजर, इसका क्या मतलब हुआ? आसान भाषा में कहें तो अच्छे विश्वास में खरीदारी करने वाला बाद का व्यक्ति। कानून ऐसे मामलों में उस दूसरे खरीदार को सुरक्षा दे सकता है। लेकिन एक मिनट, इसमें पहले खरीदार की क्या गलती है? उसने तो सबसे पहले पैसे दिए थे, तो जमीन तो उसी की होनी चाहिए ना। देखिए, यहाँ गलती लापरवाही की मानी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने रामनिवास बनाम बानो और 2024-25 के कई हालिया फैसलों में ये साफ किया है कि जब कोई व्यक्ति जमीन खरीदता है तो उसे अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। इसे हम कानूनी भाषा में ड्यू डिलिजेंस या इंक्वायरी कहते हैं। मतलब जमीन की देखभाल करनी चाहिए। बिल्कुल। अगर पहले खरीदार ने सालों तक म्यूटेशन या दाखिल खारिज नहीं करवाया, जमीन पर अपना कोई बोर्ड नहीं लगाया और जमीन को एकदम लावारिस छोड़ दिया, तो अदालत ये मानती है कि उसकी इसी भारी लापरवाही की वजह से किसी दूसरे अनजान और मासूम व्यक्ति के साथ धोखा हुआ। ये बात तो है। अगर दूसरे खरीदार ने जमीन खरीदने से पहले पूरी जांच पड़ताल की थी, ये सुनिश्चित किया था कि जमीन खाली है और उसके बाद अपनी मेहनत की कमाई लगाकर वहां घर बनाया है, जैसे जीपीएस फोटो का प्रमाण भी है उसके पास, तो कोर्ट पहले खरीदार को जमीन वापस देने के बजाय उस धोखेबाज विक्रेता से पैसे वापस दिलाने का आदेश दे सकता है और जमीन दूसरे खरीदार के पास ही रहने दे सकता है। इसका सीधा सा मतलब है कि सिर्फ सेल डीड को अपनी अलमारी में रखकर चैन की नींद सो जाना काफी नहीं है। जमीन के रिकॉर्ड्स भी तुरंत अपडेट रखने चाहिए। वैसे जब हम कागजों की बात कर ही रहे हैं, तो बहुत से लोग स्टैम्प ड्यूटी बचाने के चक्कर में सिर्फ पावर ऑफ अटॉर्नी यानी जीपीए या किसी कच्चे एग्रीमेंट के आधार पर करोड़ों की जमीन खरीद लेते हैं। हाँ, और खुद को मालिक समझने लगते हैं। ये जमीन के सौदों में होने वाली सबसे बड़ी गलतियों में से एक है। कानून क्या कहता है इस पर? सुप्रीम कोर्ट ने यह भ्रम हमेशा के लिए दूर कर दिया था। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि सिर्फ पावर ऑफ अटॉर्नी, वसीयत या एग्रीमेंट टू सेल के जरिए किसी भी संपत्ति का मालिकाना हक कभी ट्रांसफर नहीं हो सकता। मतलब पक्की रजिस्ट्री जरूरी है। एकदम जरूरी। एविडेंस एक्ट के तहत मालिकाना हक सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपर रजिस्टर्ड सील डीड से ही ट्रांसफर होता है। अगर किसी के पास पक्की रजिस्ट्री नहीं है तो वो कानूनी रूप से उस संपत्ति का मालिक बिल्कुल नहीं है। ये तो हुई आम लोगों की निजी संपत्तियों की बात। लेकिन मेरा एक और बड़ा सवाल है, अगर जमीन किसी व्यक्ति की ना होकर सरकार की हो, तब क्या होता है? वो एक बिल्कुल अलग कहानी है। मतलब क्या सरकारी जमीन पर भी कोई 12 साल तक झुग्गी डालकर या दुकान बनाकर बैठ जाए तो क्या वो जमीन उसकी हो जाएगी? नहीं, यहाँ नियम पूरी तरह से पलट जाते हैं। सरकारी जमीन के मामले में प्रतिकूल कब्जा या एडवर्स पोजेशन का दावा करना लगभग नामुमकिन है। सरकार के पास अपनी जमीनें वापस लेने के लिए बहुत विशेष शक्तियां और विशेष अधिकार होते हैं। तो सरकार को इन सब कोर्ट कचहरी के चक्करों में नहीं पड़ना होता? बिल्कुल नहीं। ऐसे मामलों में सरकार को किसी लंबी अदालती प्रक्रिया से गुजरने की जरूरत नहीं होती। सरकार सीधे तौर पर बल प्रयोग करके जमीन खाली करा सकती है, जिसे हम आजकल आम भाषा में बुलडोजर कार्रवाई कहते हैं। अच्छा, तो वहां ये सारे नियम लागू नहीं होते? नहीं, कानून की नजर में सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाला व्यक्ति महज एक अवैध घुसपैठिया होता है और उसे वे कानूनी सुरक्षा कवच बिल्कुल नहीं मिलते जो निजी मामलों में एक कब्जा करने वाले को दिए जाते हैं। यह एक बहुत बड़ा फर्क है जो सभी को समझना चाहिए। तो अगर हम इस पूरे विस्तृत विश्लेषण के अहम निष्कर्षों को समेटें तो एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। सिर्फ कागज पर असली मालिक होना काफी नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को लावारिस छोड़ देता है और वहां कोई लंबा कब्जा कर लेता है, तो वो व्यक्ति अपनी ही संपत्ति हमेशा के लिए खोने का एक बहुत बड़ा जोखिम उठा रहा है। हाँ, क्योंकि पीटी मुनिचिक्कन्ना रेड्डी बनाम रिवम्मा केस की तरह कानून न सिर्फ कागज देखता है बल्कि जमीनी हकीकत को भी बराबर तौलता है। मतलब अगर मालिक अपनी जमीन पर कब्जा होते हुए देखकर भी चुप रहता है तो ये चुप्पी अदालत में उसी के खिलाफ एक बड़ा हथियार बन जाती है। एकदम सही। इसी सुनने वालों के लिए सबसे बड़ी और व्यवहारिक सीख यही है कि अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए हमेशा सतर्क रहना चाहिए। तो अगर कब्जा हो जाए तो तुरंत क्या करना चाहिए? अगर कभी भी किसी को पता चले कि उसकी जमीन पर कोई अवैध कब्जा करने की कोशिश कर रहा है तो भावनाओं में बहकर खुद डंडे या बाहुबली लेकर नहीं पहुंचना चाहिए। तुरंत पुलिस में एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। राजस्व अधिकारियों जैसे एसडीएम या सीओ को लिखित शिकायत देनी चाहिए। और बस शिकायत दे देना काफी है? नहीं, सबसे अहम बात, उस शिकायत की रिसीविंग या पावती हमेशा अपने पास एक पक्के सबूत की तरह सुरक्षित रखनी चाहिए। और आज के डिजिटल युग में तो सबूत जुटाना बहुत आसान हो गया है।
अगर कोई जबरदस्ती जमीन में घुस रहा है तो दूर से सुरक्षित रहकर उसका वीडियो बना लेना चाहिए, है ना? बिल्कुल। आस पड़ोस के लोगों को गवाह के तौर पर जोड़ना चाहिए। ये डिजिटल वीडियो और गवाह बाद में कोर्ट में ये साबित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे कि कब्जा शांतिपूर्ण नहीं था, बल्कि जबरदस्ती और बलपूर्वक किया गया था। क्योंकि अंततः कानून सिर्फ उसी की मदद करता है जो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है। हाँ, और जो कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करता है। जमीन के मामलों में एक नागरिक की जागरूकता ही उसकी सबसे मजबूत ढाल होती है। इस पूरी कानूनी यात्रा के बाद जब हम कागज और कब्जे की इस लड़ाई को इतनी गहराई से देखते हैं तो एक बहुत ही चुभने वाला विचार मेरे दिमाग में आता है, और मैं चाहती हूँ कि इस चर्चा को सुनने वाला हर व्यक्ति इस पर गंभीरता से सोचे। बिल्कुल, बताइए। हमने आज देखा कि कब्जे को हटाने की एक कानूनी प्रक्रिया कितनी लंबी, जटिल और थका देने वाली है। एक असली मालिक को अपनी ही खून पसीने की कमाई से खरीदी हुई जमीन वापस पाने के लिए सालों साल कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि क्या कब्जे से जुड़े ये जटिल कानून वाकई उस व्यक्ति की रक्षा कर रहे हैं जिसे सच में एक छत की सख्त जरूरत है? ये एक बहुत गहरा सवाल है। या फिर हमारी ये पूरी व्यवस्था जिसमें न्याय मिलने में सालों और पीढ़ियां गुजर जाती हैं, अनजाने में ही उस मानसिकता को बढ़ावा दे रही है जहां जिसकी लाठी उसकी भैंस का नियम ही जमीनी हकीकत बन जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जो कानूनी किताबों के पन्नों से बाहर निकलकर सीधे हमारे समाज की नैतिकता पर चोट करता है। सोचिएगा जरूर।